N factor, valence factor, valency factor, X factor. There are many names given to it. N factor in non-redox reaction and N factor in redox reaction. Whenever we calculate N factor, whenever we calculate N factor, first question that must arise in your mind is whether the chemical species taking part is there in redox reaction or non-redox reaction. ठीक है जी. तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में नॉन रिडॉक्स रिएक्शन किस में टेक पार्ट कर रही है. कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि रिएक्शन दी हुई नहीं होगी, सिर्फ ऐसे बोलेंगे बताओ H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, तो आप क्या करोगे? ऐसी भी सिचुएशन आएगी. H2SO4 केमिस्ट्री में एसिड के रूप में फेमस है, तो हम लोग बोलेंगे H2SO4 का एसिड के रूप में 2 एचआईएन दे सकता है, मैक्सिमम एन फैक्टर 2 है, तो एन फैक्टर 2 लिखेंगे हम बाय डिफॉल्ट इन दैट केस. पर जरूरी नहीं है H2SO4 का एन फैक्टर हरदम 2 हो. किसी रिडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज कांस्टेंट वैल्यू, and in redox reaction that is equal to constant value is equal to number of electron exchange. वहां पर भी H2SO4 अगर टेक पार्ट करता है तो डेफिनेटली एन फैक्टर इसका 2 रहे, ऐसा जरूरी नहीं है. इसका एन फैक्टर 1 भी रहे, ऐसा भी जरूरी नहीं है. इट इज नॉट ऑलवेज देयर, राइट. तो एसिड के एन फैक्टर की डेफिनेशन हम लोग देख चुके थे. 2 डेफिनेशन देखी थी एसिड के एन फैक्टर की. जल्दी से बताओ कौन कौन सी डेफिनेशन थी? Number of H positive furnished in solution. Number of H positive ion furnished by one Acid. molecule of acid on an average. Average ध्यान रखना. या फिर number of OH negative ion reacted with 1 mole of acid. क्योंकि एसिड अगर एक एचआईएन देता है तो एक एचआईएन हरदम एक OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करता है और एक H2O बनाता है. अरेनियस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन रखता है अपने फॉर्मूला में और सॉल्यूशन में, मेनली एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में वो हाइड्रोजन फर्निश हो. जैसे CH4 के पास हाइड्रोजन तो है, सारी एल्केन्स के पास हाइड्रोजन है, लेकिन इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में ये हाइड्रोजन फर्निश नहीं करता अपनी, इसलिए मीथेन एक आरेनियस एसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि आरेनियस कॉन्सेप्ट ओनली डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन फॉर्म में ही आरेनियस एसिड और एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में मेनली आरेनियस एसिड, आरेनियस बेस की डेफिनेशन है. आरेनियस बेस वो होता है, जैसे कि मैं बात करूं H2SO4 NaOH NNH3. देखो H2SO4 के स्ट्रक्चर में भी OH है. देखो तो सारे ऑक्सी एसिड में OH होता है, सारे ऑक्सी एसिड में OH होता है. NaOH में भी OH है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर NH3 में OH नहीं है. तो आरेनियस बेस क्या होता है? आरेनियस बेस वो कंपाउंड होता है जिसके फॉर्मूला में OH हो. हाँ, H2SO4 में भी OH है, NaOH में भी OH है, NH3 में नहीं है. तो NH3 NH4OH लें तो इसमें OH है, तो ये आरेनियस बेस नहीं है. ये तीनों बचे हुए आरेनियस बेस हो सकते हैं. तो आरेनियस बेस वो होता है जो कि आरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के अकॉर्डिंग जो अपने फॉर्मूला में OH रखे और वाटर में डालने पर सॉल्यूशन फॉर्म में, जनरल एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, तो OH नेगेटिव की फॉर्म में वो OH फर्निश भी हो, अवेलेबल भी हो, तो हम लोग बोलेंगे वो आरेनियस बेस है. NH4OH NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव देता है तो ये आरेनियस बेस होगा. NaOH डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है. OH नेगेटिव देगा, लेकिन ये OH नेगेटिव नहीं देगा. जब भी कोई एलिमेंट मान ली E और उसके साथ O और H
जब OH बॉन्ड होता है तो वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है। मान लो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है तो क्या मिलेगा आपको, EO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड में होगा एसिड, तो ये एसिड के रूप में काम करेगा। जब यही बॉन्ड EOH यहां से ब्रेक होता है तो E पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव देगा, तो वही कंपाउंड बेस के रूप में भी काम कर सकता है। तो अरिनियस एसिड में भी OH होता है, अरिनियस बेस में भी OH होता है। OH बॉन्ड तो होता है, अब वो OH बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, O और H के बीच का जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड वो ब्रेक होगा, H पॉजिटिव बनाएगा, O नेगेटिव बनाएगा, और जो एलिमेंट है और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो OH नेगेटिव बनेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि भाई बेस के रूप में काम कर रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ते हो। मान लीजिए ये जो एलिमेंट E है और ऑक्सीजन, एलिमेंट E एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, electronegativity of O minus electronegativity of element E, इसका मॉडुलस ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ O और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H, इनका डिफरेंस ले लो, ठीक है। तो इसमें H2SO4 में तो ऐसे ब्रेक होता नहीं है, सब लोग जानते हैं एसिड है तो इसमें OH बॉन्ड, तो ये अरेनियस बेस नहीं है। सारी ऑक्सी एसिड में OH बॉन्ड तो होता ही होता है, जितने भी ऑक्सी एसिड है एक सब में OH बॉन्ड होता है, हाइड्रा एसिड में नहीं होता, वो बात अलग है। ज्यादातर तो एसिड ऑक्सी एसिड ही आप लोग देखते हैं। तो अगर ये ज्यादा पोलर बॉन्ड है ऑक्सीजन एलिमेंट का, ये ज्यादा पोलर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स हो गया, ये वैल्यू तो उसमें एलिमेंट की चेंज होती रहेगी, उसकी हम बोल नहीं सकते हैं। ऑक्सीजन की होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2 या 2.1 भी लिखा रहता है बुक्स में। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो 1.3 हो गया, अगर 2.1 बुक में लिखा रहता है तो 1.4 हो गया। तो ये तो 1.3 या 1.4 है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, 2.1 ले ले तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो फिक्स हो गया। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे फोस्फोरस और नाइट्रोजन का है, फोस्फोरस और सल्फर और नाइट ऑक्सीजन का है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा ऑक्सीजन और एलिमेंट का बॉन्ड ज्यादा पोलर हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हुआ, तो वो ब्रेक होगा। तो क्या होगा, दिस विल बी द केस कि वो किसके रूप में काम करेगा, ज्यादा पोलर बॉन्ड ये है तो बेस के रूप में काम करेगा एलिमेंट और ऑक्सीजन का बॉन्ड। मान लीजिए ज्यादा पोलर बॉन्ड आपका OH बॉन्ड ज्यादा पोलर बॉन्ड है, तो हम लोग बोलेंगे कि O पॉजिटिव, O नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में फर्निश होगा, यानी कि वो एसिड के रूप में काम करेगा। तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये वैल्यू योग्य हो लिख देना, दिस वन एंड दिस वन। तो जो जो भी बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, एलिमेंट ऑक्सीजन का हो या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का हो, यानी कि 1.4 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है एलिमेंट और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, तो एलिमेंट ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, वो ब्रेक होगा, बेस के रूप में काम करेगा, O नेगेटिव लीव कर जाएगा। अगर एलिमेंट और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.4 से कम है तो हम लोग बोलेंगे वो एसिड के रूप में काम करेगा, राइट। जैसे मैं सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लूं, सल्फ्यूरिक एसिड, एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कई हो सकती है, जो बुक्स में पीरियोडिक टेबल में लिखी रहती है वो जरूरी नहीं है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे हाइड्रोजन
की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की 2.5 2.6 बुक में। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा, अगर मैं बोलूं नाइट्रोजन या कार्बन, एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, तो एलिमेंट तो कार्बन ही है लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। जो 2.5 पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी रहती है वो मोस्ट कॉमन बॉन्डिंग स्टेट जो एल्केन में sp3 होती है उस हिसाब से लिखी रहती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो पीरियोडिक टेबल में बुक्स में लिखी रहती है जरूरी नहीं है हर जगह उनकी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। डिपेंड करता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के ऊपर, डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। अगर हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो सिर्फ हाइब्रिडेशन स्टेट की वजह से ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, हाइपोक्लोरस एसिड HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड एंड HClO4 परक्लोरिक एसिड, ये दोनों इक एसिड है। क्लोरिक एंड परक्लोरिक एसिड ये दोनों अस एसिड है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +7 है। सेंट्रल एटम में सभी की, अगर क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखें तो ऑल केसेस में क्लोरीन, ऑल 4 एसिड्स में क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बराबर हो गई। एक ही अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो कंफ्यूजन नहीं होता, एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो उसमें 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उससे डिसाइड हो जाए वेल एंड गुड। जितना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब ज्यादा होगी, sp2 की उससे कम होगी, sp3 की उसकी कम होगी, sp3d की उससे कम होगी, sp3d2 की सबसे कम होगी, लाइक दैट। अगर हाइब्रिडेशन स्टेट भी सेम है जैसे इस एग्जांपल में, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। जितनी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, जितना पॉजिटिव उतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन होती है। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कितनी अपनी तरफ खींच पाता है कौन एटम, वो उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आने चाहिए। भाई क्लोरीन आइसोलेटेड एटम है क्या? क्लोरीन बॉन्डेड स्टेट में है क्या? अब बॉन्ड में कोवलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, किस तरह का बॉन्ड है उसकी ऑक्सीड, अगर फिर वो सेम तरह के हाइब्रिडेशन, सेम सेम ही एलिमेंट है, 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन के आपस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनकी हाइब्रिडेशन स्टेट देखो, हाइब्रिडेशन स्टेट के बाद उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, और फिर भी बात बराबर हो जाए तो कौन से नेबर्स हैं, नेबर्स अगर ज्यादा खींचू होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, तो वो भी अच्छा खींचू हो जाएगा, विड्रॉइंग नेचर अच्छा हो जाएगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी वजह से भी किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मैं केस ले रहा था, ऑक्सीडेशन स्टेट +7। यहाँ पे HClO4 में अगर आप देखो तो ऑक्सी एसिड है तो एक तो OH होगा, बाकी 3 ऑक्सीजन है जो खींच रहे हैं, और यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उन 3 ऑक्सीजन की वजह से ही है। +6 हो गया, और एक ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है OH वाला क्लोरीन ऑक्सीजन, उससे +1, तो टोटल +7। तो +7 होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इंक्रीजेस एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि उसके पड़ोस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाइब्रिडेशन स्टेट तो सब में बराबर है। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ इधर से इधर बढ़ती चली जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब कितना जल्दी H पॉजिटिव फर्निश कर रहा है, वो स्ट्रॉन्गर आरएनएस एसिड नहीं होता, कितने ज्यादा कर रहा है, देर आए पर दुरुस्त आए। सर ये रिपीट कर दो एक बार।
आई एम सेइंग कि हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ पे सारे क्लोरीन एटम है, एक ही एलिमेंट के एटम है, क्लोरीन एलिमेंट है, पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक ही एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हाइब्रिडेशन स्टेट देखो। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे तो बस हाइब्रिडेशन स्टेट पे जाके रुक जा रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट वो तो निकालना ही था, तो क्या बात करते हैं उसकी, है ना। सिर्फ हाइब्रिडेशन स्टेट से ही कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम डिसाइड कर लेते थे। इन फैक्टर्स की, फर्दर फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो कॉन्सेप्ट इज, फर्स्ट फॉर ए पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए 3 फैक्टर मेनली आपको देखने पड़ेंगे। अलग अलग एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फर्स्ट हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। जितनी ज्यादा हाइब्रिडेशन स्टेट है, जितनी ज्यादा परसेंटेज एच करेक्ट है हाइब्रिडेशन स्टेट में, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सेकंड, एक ही एलिमेंट के एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी हो तो आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर मतलब वैल्यू वाइज, -3 और -1 में -1 बड़ी वैल्यू होती है, बाई मॉडुलस -3 बड़ी हो सकती है, मैं वैल्यू वाइज बोल रहा हूं, साइन कंसीडर करें। हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया। एंड थर्ड फैक्टर होता है नेबरिंग ग्रुप्स। नेबरिंग ग्रुप जितने ज्यादा विथड्रॉइंग होंगे उतने ज्यादा। हाँ, मैं एक बिल्कुल डेफिनेशन के ऊपर आ रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेफिनेशन हमने बचपन में क्या पढ़ी है, 9th-10th स्टैंडर्ड में पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे समझने की कोशिश करें। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड में होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड डिफाइंड है। जहां आयनिक बॉन्ड की दुनिया है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड के बारे में चर्चा करना ही गलत बात है। पॉइंट टू बी नोटेड। मैं बोलूं एक आइसोलेटेड क्लोरीन एटम है, बताओ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मीनिंगलेस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आइसोलेटेड एटम किसी के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है, बॉन्डेड ही नहीं है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी कहां से आ गई? यस और नो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जस्ट जो रस्साकसी का हम लोग गेम करते हैं ना, और उस गेम में हरियाणा के लोग काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि दूध दही का खाना है ये मेरा हरियाणा। बचपन में पढ़ा होगा ना, बुक्स में लिखा रहता था, दूध दही का खाना ये है मेरा हरियाणा, मर्द मुछेले यहाँ के छोरे। आगे मुझे याद नहीं, बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट स्टेटमेंट। ओके, तो दोस्तों ये पॉइंट है। हाँ, तो आइसोलेटेड एटम के लिए कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करना बिल्कुल गलत है। हाँ, पीरियोडिक टेबल में तो सिर्फ क्लोरीन, सिर्फ ब्रोमीन ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन वो बॉन्डिंग स्टेट, बॉन्डेड स्टेट में है, जब कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एक या एक से ज्यादा, तभी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीनिंगफुल है। ओके, डिटेल में हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया आपका। तो हाँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ मम्मी। बेटे, सभी लोग म्यूट रखे, म्यूट। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, हम आर्नियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो अमोनिया आर्नियस बेस नहीं है, क्योंकि उसके पास OH नहीं है। तो दो कंडीशन होती है आर्नियस बेस में, OH होना चाहिए फॉर्मूला में, और सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की फॉर्म में फर्निश भी होना चाहिए। OH बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सी एसिड में, आर्नियस एसिड में भी हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ हो या किसी दूसरे के साथ हो,
और पानी में डालने पर या किसी भी सॉल्यूशन में वो H पॉजिटिव की फॉर्म में फर्निश भी होना चाहिए, तब उसको आरिनियस एसिड बोलेंगे। दोनों कंडीशन ध्यान रखें। जैसे मैं बोलूं BF3 ल्यूइस एसिड तो है, एसिड तो है ये केमिस्ट्री में, AlCl3 भी ये एसिड है, ल्यूइस एसिड होते हैं सब, लेकिन ये आरिनियस एसिड नहीं है, ए आरिनियस एसिड नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। तो दोनों कंडीशन है, उनके पास हाइड्रोजन होना चाहिए और सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की फॉर्म में हाइड्रोजन फर्निश भी होना चाहिए। ओके फाइन। तो जनरली आप आरिनियस एसिड की बात करते हो, हम लोग कुछ एसिड्स की बात कर रहे थे। एसिड की दो डेफिनेशन है, एसिड की दो डेफिनेशन है। कभी कभी सेकंड वाली डेफिनेशन आप लोग यूज करोगे एसिड के एन फैक्टर की। तो अगर मैं बात करूं H3PO4 है, वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे मैं अगर रिएक्शन लिख दूं तो ये एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, मुझे जल्दी से बताना। NaOH के साथ रिएक्ट किया H3PO4, NaOH के साथ रिएक्ट किया H3PO4 NaOH के साथ। दिस एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी टेकन, आई एम जस्ट रिपीटिंग द केस। तो मुझे जल्दी से बताओ, मान लो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है और सोडियम फॉस्फेट बनता है, प्लस H2 जरूर होगा। बैलेंसिंग मैंने की नहीं, नम बैलेंसिंग आप कर लोगे क्योंकि हद से ज्यादा आसान बैलेंसिंग है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इजी होती है। छोटे छोटे कोफिशिएंट होते हैं, तो एक NaOH हो गया, एक कोफिशिएंट, एक H2। यहाँ पर एक फॉस्फोरिक एसिड की मैं बात करूं तो 2 NaOH, क्योंकि 2 Na पॉजिटिव आ चुके हैं इधर Na2HPO4 में, तो 2 H2 हो गया, एक हो गया। यहाँ पे 3 NaOH, क्योंकि Na3PO4 में 3 Na आ चुके हैं, और 3 H2O यहाँ पर हो जाएगा। तो H3PO4 का एन फैक्टर, तीनों में ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला तो एन फैक्टर की डेफिनेशन यूज नहीं करनी इधर, सीधी बात। तो जल्दी से बताओ, ये एसिड है और तीनों में ये बेस है, तो बताओ एसिड का एन फैक्टर क्या होगा? ये बैलेंसिंग है। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों प्रोटिक है, प्रोटॉन की फॉर्म में फर्निश हो सकते हैं। कितनी फर्निश होंगी वो एन फैक्टर डिसाइड करेगा। 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सलामत है H2PO4 के पास, एक हाइड्रोजन की जगह Na पॉजिटिव आ गया, तो एक हाइड्रोजन फर्निश हुई है एन फैक्टर 1। NaOH ना देकर मैं डायरेक्टली ये भी दे दूं तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों एसिडिक, हमें पता है स्ट्रक्चर वाइज। तो 2 हाइड्रोजन फर्निश होकर 2 Na पॉजिटिव आयन आ गए, तो 2 हाइड्रोजन फर्निश हुए, तो एन फैक्टर 2। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन Na3PO4 में तीनों हाइड्रोजन गायब हो गई और तीनों जगह Na पॉजिटिव आ गया, एन फैक्टर 3 है। वैसे भी आप ये मैंने फर्स्ट डेफिनेशन देखी कि एक एसिड का मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितने H आयन फर्निश कर रहा है टू फॉर्म पर्टिकुलर प्रोडक्ट। रिएक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है तो अच्छी बात है। मैं बोलूं कि सिर्फ H3PO4 का एन फैक्टर निकालो, तो आप इस रिएक्शन के अनुसार एन फैक्टर 3 ही बाय डिफॉल्ट बताएंगे, पूरी केमिकल रिएक्शन नहीं लिखेंगे। तो वो एसिड के रूप में फेमस है, तो एसिड के रूप में उसका एन फैक्टर बताएंगे, ठीक है? क्योंकि हम क्या करें फिर, वो रिडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा है, नॉन रिडॉक्स का क्या क्या माने, तो जो कॉमन केस होता है उसके अनुसार आंसर कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आती है। H3PO4 बताओ NaOH का एन फैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली 1, क्योंकि बेस है, बेस की डेफिनेशन होती है एन फैक्टर की कितने OH आयन वो फर्निश कर रहा है। NaOH के पास एक ही OH आयन है, तो एन फैक्टर 1 होगा। अब मुझे बताओ जल्दी से, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर इज n मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 1। तो एसिड बेस का एन फैक्टर आपको काम आएगा। तो बताओ 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 भी 2, 1 मल्टीप्लाइड 3 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की डेफिनेशन है, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट है। पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कोफिशिएंट क्या बताते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं बच्चों मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट निकालने के, जैसे मोल निकालने के मैंने, मोल के लिए मैंने 4 रिलेशन बताए थे, 4 फॉर्मूलाज बताए थे। इक्विवेलेंट के लिए भी 4 ही फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के यूज करते रहेंगे। उनमें से एक है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। मोल मोल कॉन्सेप्ट की चीज है, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की चीज है, दोनों के बीच में एन फैक्टर से हरदम रिलेशन होता है, इसलिए एन फैक्टर जान है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड। तो कोफिशिएंट क्या बताते हैं? मोल रिएक्टेड, और कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर कर दूंगा तो मोल रिएक्टेड गुना में एन फैक्टर, मतलब इक्विवेलेंट रिएक्टेड आ जाएगा।
और प्रोडक्ट के लिए कोफिशिएंट बताते हैं मोल प्रोड्यूस। तो मोल प्रोड्यूस मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर को कर दूंगा तो वो इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। तो क्या हुआ, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर फॉर रिएक्टेंट इज मोल इक्विवेलेंट रिएक्टेड, कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट प्रोड्यूस। यानी कि हर रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे दूसरे रिएक्टेंट के भी उतने इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे फॉर ए पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। एक प्रोडक्ट के भी उतने ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। एक रिएक्टेंट के 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए तो दूसरे रिएक्टेंट के भी 5 इक्विवेलेंट ही रिएक्ट होंगे, तीसरे रिएक्टेंट के भी 5 इक्विवेलेंट ही रिएक्ट होंगे, पहले प्रोडक्ट के भी 5 इक्विवेलेंट ही बनेंगे। मैंने प्रोड्यूस बोल रहा हूं, मैं प्रोड्यूस, प्रेजेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि कोफिशिएंट मोल रिएक्टेड और मोल प्रोड्यूस के रेशियो को बताते हैं। तो इक्विवेलेंट रिएक्टेड और इक्विवेलेंट प्रोड्यूस ही बताएंगे। जब कोफिशिएंट मोल रिएक्टेड है तो मोल रिएक्टेड गुना में एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट रिएक्टेड होंगे रिएक्टेंट के लिए, राइट। रिएक्टेड और प्रोड्यूस वर्ड का ध्यान रखना। तो एक रिएक्टेंट के 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए तो दूसरे रिएक्टेंट के भी 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, तीसरे इक्विवेलेंट के भी 5 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, पहले प्रोडक्ट के भी 5 इक्विवेलेंट बनेंगे, दूसरे प्रोडक्ट के भी 5 इक्विवेलेंट बनेंगे, हर प्रोडक्ट के इंडिविजुअली 5-5 इक्विवेलेंट बनेंगे, हर रिएक्टेंट के 5-5। अगर एक रिएक्टेंट के 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए किसी केमिकल रिएक्शन में तो सभी रिएक्टेंट के 10-10-10-10 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, हर प्रोडक्ट के 10-10 इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे। यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ reactant reacted, every reactant reacted, and number of equivalent of every product produced in a chemical reaction, in a particular chemical reaction are equal। ऐसा मत कर देना एक केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है उसका 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए, उसी केमिकल रिएक्शन से कोई प्रोडक्ट बना वो दूसरी रिएक्शन में पूरी तरह कंज्यूम हो गया, और दूसरी रिएक्शन से कोई नया प्रोडक्ट बना, दूसरी रिएक्शन का प्रोडक्ट P2 बोल देता हूं, पहली रिएक्शन का रिएक्टेंट R1 बोल देता हूं। तो इक्विवेलेंट ऑफ R1 रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ P2 प्रोड्यूस, प्रोवाइडेड जो पहला प्रोडक्ट बना था सीक्वेंशियल रिएक्शन में हम बात करते थे, पहली रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरी रिएक्शन में सारा का सारा रिएक्ट हो गया, फिर भी इक्विवेलेंट ऑफ R1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ P2 नहीं करना। इस केस को हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, यानी कि पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप जरूर इक्विवेलेंट रिएक्टेड और इक्विवेलेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली बिंदास इक्वल कर सकते हो। यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट है और उसी को हम यूज कर रहे हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन रिडॉक्स रिएक्शन हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सर्वोत्तम है। एन फैक्टर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को सेटिस्फाई करने के लिए बनाया है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सबसे पहले हम लोग देखेंगे एन फैक्टर के लिए चाहिए हमें एक डेफिनेशन यूज करनी पड़े या 10 डेफिनेशन यूज करनी पड़े, एन फैक्टर निकालने के लिए एक तरीका देखना पड़े या 10 तरीका देखना पड़े, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जिंदाबाद है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सर्वोत्तम है, वो सर्वोपरि है, राइट। तो इसलिए रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, कोफिशिएंट वन बाय एन फैक्टर हरदम बराबर होता है, और वो रिडॉक्स रिएक्शन है तो कोफिशिएंट एन फैक्टर जो बराबर हुआ वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के लिए भी नेट रिडॉक्स रिएक्शन में बराबर हो जाता है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं हो रही, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। अच्छा जी, तो ये सबका, तो इसका मैं बोलूं कि सोल्ट का जो सोल्ट बना उसका क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे पक्की बात। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 3। तो एन फैक्टर यहाँ पे सोल्ट का कितना होगा, इस रिएक्शन में कितना हो गया, वो हो गया। वाटर का भी निकाल सकते हो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 उसका भी 3 करो, 2 मल्टीप्लाइड 1 उसका भी गुणा मल्टीप्लिकेशन 1 करो और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, तो आप सभी का निकाल सकते हो कोफिशिएंट एन फैक्टर। एक का एन फैक्टर आ गया तो सबका आ जाता है, बैलेंसिंग होनी चाहिए बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग। इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, मोल्स रिएक्टेड मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट रिएक्टेड, हर रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस। ये पक्की बात है, यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। तो एन फैक्टर, अब मैं आप ये क्वेश्चन ऐसे नहीं देंगे, इसी क्वेश्चन को आपको खुद समझना होगा। क्या बोलेंगे, H3PO4 किसी रिएक्शन में गया और क्या बनाया, NaH2 सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बनाया, दूसरी रिएक्शन में गया तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बनाया, तीसरी रिएक्शन में गया तो सोडियम फॉस्फेट या सोडियम ऑर्थोफॉस्फेट बनाया। अभी किसके साथ रिएक्शन हो रहा है ये तो बतलाएंगे ही नहीं, बोलेंगे बताओ H3PO4 का ही एन फैक्टर बताना है तीनों रिएक्शन में। हमें पक्का बात है ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि फॉस्फोरस इधर भी +5 और सारे प्रोडक्ट में +5, और ऑक्सीजन भी सब जगह फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड में सब में -2 में होती है, हमें पता है। हाइड्रोजन सब जगह
सोडियम तो देखना ही नहीं है, रिएक्टेंट साइड नहीं है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जो एक ही साइड एलिमेंट हो और सिर्फ हाफ रिएक्शन दे रखी हो तो एन फैक्टर नहीं देखना। रिडॉक्स रिएक्शन के P10 वाली असाइनमेंट के P10 वाली एक्सरसाइज में हमने ऐसे ही क्वेश्चन खूब सारे किए हैं जो अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में काम आएंगे। ठीक है, H3PO4 NaH ये हो गया। तो रिडॉक्स तो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन तो लगानी नहीं है इधर। ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, NaOH बेस के साथ रिएक्ट किया होगा, जैसे पहले रिएक्शन लिखी हो खुद समझना होगा। या Na की बजाय K होगा तो KOH के साथ रिएक्ट होगा। Na पॉजिटिव की जगह पर कैल्शियम +2 होगा, तो हाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा सोल्ट का, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पे +1 है, कैल्शियम पे +2 है, वो आप जानते हो। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन होगी, NaOH KOH COH ट्वाइस कोई भी बेस हो। तो देखो एक एसिड के मॉलिक्यूल में 3 H आयन है, यहाँ पर एक H आयन फर्निश होकर Na पॉजिटिव आयन आ गया, तो यहाँ पर इसका एन फैक्टर 1 है। किसका एन फैक्टर लिख रहा हूँ? H3PO4 का, पर एरो पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करें H3PO4 में 3 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन फर्निश हो गए जिनके जगह 2 Na पॉजिटिव, एक अभी भी सलामत है, तो एन फैक्टर 2 हो गया। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन गए तो एन फैक्टर यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 98/1, फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 98/2, और तीसरी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 98/3, m/3 m/2 m/1 रिस्पेक्टिवली थर्ड, सेकंड और फर्स्ट रिएक्शन में। और इनकी एग्जैक्ट रिएक्शन वहां पे लिखी हुई है, राइट, एग्जैक्ट रिएक्शन वहां पे लिखी हुई है। बोरिक एसिड का अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊं तो रिएक्शन कुछ ऐसी होती है। Na भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। OH नेगेटिव आपके लिगेंड है, बोरोन आपका सेंट्रल एटम है, +1H2O, ये रिएक्शन है। तो बोरिक एसिड के लिए आप सेकंड वाली डेफिनेशन यूज करो। एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H आयन दे रहा है, वो वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 है, BOH4 नेगेटिव। इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं तो NaOH तो टूट जाएगा और ये भी टूट जाएगा, कैटायन Na पॉजिटिव एंड BOH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। बाकी तो मॉलिक्यूल है, उनको तोड़ो मत। तो इसी को आयनिक फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, H3BO3 OH नेगेटिव, है ना, यहाँ पर Na पॉजिटिव BOH4 नेगेटिव। आयनिक फॉर्म में सेम रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि बेसिक मीडियम की रिएक्शन है, OH नेगेटिव दिखाई देगा। मैं बोलूंगा H3BO3 पानी में डालते ही, एक H3BO3 का मॉलिक्यूल पानी में डालते ही, एक्वा सॉल्यूशन में आते ही पानी का H आयन और OH आयन ले लो, OH आयन को खुद ले जाता है, इसको आप ऐसे लिख लो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बोरिक एसिड को। BOH3 था, एक OH आयन पानी वाला ले लिया तो BOH4 नेगेटिव आ गया, तो ये पूरा ऐसे हो गया। तो एक H पॉजिटिव फ्री हो गया पानी वाला, तो एक H पॉजिटिव। तो बोरिक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन में एक H आयन देता है एक मॉलिक्यूल, तो इसका एन फैक्टर फर्स्ट डेफिनेशन से भी 1 हो गया। अब इसको मैं बॉन्डिंग लेवल के ऊपर समझाता हूं। आप लोगों को पता है A और B में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसको हम ऐसे रिप्लेस करते हैं A पॉजिटिव B नेगेटिव, और कभी कभी इसको हम ऐसे भी रिप्लेस कर देते हैं डबल बॉन्ड से। वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, दोनों तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं व्हाइल सीइंग द बॉन्डिंग ऑफ दीज। तो H3BO3 है बोरिक एसिड, इसका मैं बॉन्डिंग लेवल पे कैसे हो रहा है, BOH4 नेगेटिव कैसे बन रहा है, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो B 4 लिगेंड है, इधर OH, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, पर मैं सिंपल इसी तरह दिखा देता हूं। सही मायने में तो ये B, जब भी बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बाबा अली गए इंडिया टू थाईलैंड, या फिर ऐसे याद कर सकते हो ये ग्रुप 13 है या थर्ड ए है, BAL बाल, गंगाधर, इंडियन, टकला। ठीक है, दिस इज द लर्निंग कोड ग्रुप 13। सारी पीरियोडिक टेबल हम लोग याद करते हैं, एस और पी ब्लॉक जनरली आपको पहले से याद होते हैं, डी और एफ ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक डी ब्लॉक याद करना चैलेंजिंग है।
तो ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में जनरली हम लोग याद करते हैं बिल्कुल, क्योंकि एलिमेंट याद है तो आगे हम बढ़ेंगे। आपके बैच में नहीं किया वो बात अलग है। तो देखो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो बी फॉर बाबा, ए फॉर अली, जी ए फॉर गैलियम, गए इंडिया टू थाईलैंड, ठीक है। या फिर बाल गंगाधर, बी ए एल, ये हो गया बाल, ये गंगाधर, ये इंडियन, ये टकला ना। महापुरुषों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, ऑफेंस इज नॉट इंटेंडेड, बट याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बात भी है। तो देखो, ये है आपका, मैं एक चीज बताना चाहता था, इनकी वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब भी ये 4 बॉन्ड बनाए, जैसे यहां पर 4 बॉन्ड बना रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, या कहीं पे भी जब 4 बॉन्ड बनाए, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये सब, तो उनके ऊपर जो फॉर्मल चार्ज होता है बोरोन या एल्यूमिनियम, गैलियम, किसी के ऊपर भी, वो -1 होता है। क्या होता है? -1। ये चीज मग लो, मग लो, है ना। अभी समझ में भी आएगा ऐसा क्यों होता है। 3 इलेक्ट्रॉन है NH2 NP1 में, तो 3 बॉन्ड तो वो बना लेंगे, जैसे BF3 BCl3 BBr3 Bi3 BOS थ्राइस, इधर 3 बॉन्ड तो बना लेंगे। लेकिन 3 बॉन्ड बनाते हैं उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन उनके खुद के हैं, शेयरिंग से 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए दूसरे एटम से, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इनके पास एक ऑर्बिटल अभी भी खाली रहता है, उससे बाद वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्टर का काम करते हैं, इसलिए -1 आ जाता है। डोनर पे +1 और एक्सेप्टर पे -1। अभी मैं समझाऊंगा। तो पर एक चीज आप ध्यान रखो, जब भी बोरोन, एल्यूमिनियम, खासकर ये 2 मिलेंगे आपको, गैलियम भी मिलेगा कभी कभी, बाकी सबके चांसेस कम है, पर कोई भी जनरलाइज, जब भी बोरोन फैमिली का कोई भी एलिमेंट 4 बॉन्ड बना रहा हो, 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो उसके ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज, आंखें बंद करके रख दें, पर उसके पास -1 होते हुए इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। -1 चार्ज विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, हाँ बॉन्ड पेयर तो है ही, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, पर लोन पेयर नहीं होगा, व्हाट आई मीन टू से। ठीक है जी। तो नोट लिख लिया सभी ने कि एलिमेंट्स ऑफ बोरोन फैमिली, whenever they make 4 covalent bonds, their formal charge is -1। ठीक है। अब मैं समझाता हूं आपको, जैसे BF3 BCl3 BBr3 Bi3 BOS3, बोरोन, इन चारों को, X को BX3 बोल देता हूं, हेलोजन को। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों तीनों खर्च हो गए 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, तो sp, तो sp2 में 2 p ऑर्बिटल तो चले गए, एक p ऑर्बिटल बच गया। तो मान लीजिए बोर्ड की प्लेन में चारों एटम रखे हुए हैं ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में, तो एक p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py pz, तो 2 खर्च हुए हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि P2 है, sp3 होती तो तीनों P यूज हो जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। यहाँ पे तो एक प्योर P ऑर्बिटल बच गया, और P ऑर्बिटल की शेप क्या होती है? डंबल, 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 है ना। डंबल, जिम में जाते हो तो डंबल उठाते हो, घर पे भी रखते हैं डंबल एक्सरसाइज के लिए लोग। तो ये प्योर P ऑर्बिटल की डंबल शेप, ये प्योर P ऑर्बिटल किधर होगा? ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे बोर्ड की प्लेन में है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर आपकी मुंडी की तरफ एक P ऑर्बिटल का लोब निकला हुआ होगा, एक बोर्ड के पीछे निकला हुआ, राइट। तो परपेंडिकुलर टू ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट हरदम P ऑर्बिटल होगा, इसको ध्यान रखें, फिक्स कर लें इसको दिमाग में, हजारों बार यूज करेंगे, वी विल यूज इट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम। यस, ये दोनों पी लोब बराबर है, बराबर साइज के हैं। तो व्हाट आई मीन टू से बच्चों, कि जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी एटम होगा, नॉट ओनली बोरोन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फलाना ढिमका, जब भी sp2 हाइब्रिडाइज कोई भी p ऑर्बिटल, कोई भी हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज एटम होगा, तो उसका ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट के वाला जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर प्योर p ऑर्बिटल जरूर होगा, चाहे वो प्योर p ऑर्बिटल जैसे यहाँ पर वैकेंट है
ऐसे भी हो सकता है, वैकेंट भी हो सकता है, हाफ फिल्ड भी हो सकता है और फुल्ली फिल्ड भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं बात अलग है, पर प्योर पी ऑर्बिटल एक जरूर परपेंडिकुलर टू ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होगा। इस चीज को ध्यान रखें, वी विल यूज इट टाइम एंड अगेन। तो यहां पर है, अब इसके पास प्योर पी ऑर्बिटल है। इसी तरह बोरिक एसिड में क्या हो गया, 3 OH हो गए बोरिक एसिड में। ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, तीनों ऑक्सीजन मिलाऊं, हाइड्रोजन छोड़ दो, वो तो अलग, OH बॉन्ड अलग है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट बना रहे हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक्सेप्टर का काम कर सकता है। तो ये हो गया आपका बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर, 3 OH बॉन्ड है। अब देखो मैं बताता हूं आपको, जब भी 3 से 4 OH बॉन्ड, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, प्योर पी ऑर्बिटल। H2O पानी में डालेंगे तो H2O के पास, तो ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको लुईस बेस बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको लुईस एसिड बोला जाता है। तो लुईस बेस की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर डोनर, और लुईस एसिड की क्या डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लोन पेयर एक्सेप्टर। यस, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, वो मैं बना देता हूं। अब 3 से जैसे ही 4 बॉन्ड बना तो 3 OH को मैं समेट कर रख लेता हूं जो पहले से थे। एक पानी वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना OH, एक लोन पेयर खर्च हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, वाटर वाले ऑक्सीजन के पास, ये वाटर वाला ऑक्सीजन है, वाटर वाले हाइड्रोजन है ये वाले, तो ये हो गया। अब मैं यहीं पे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऑक्सीजन डोनर एटम है, बोरोन एक्सेप्टर एटम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है डोनर एक्सेप्टर के बीच में। मैं बॉन्डिंग लेवल पे इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं। तो बच्चों बच्चों क्या करेंगे, जब डोनर एटम ए है तो इसको सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की तरफ रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पे नेगेटिव लगा दो, ठीक है जी। बिल्कुल बच्चों के तरीके से बता रहा हूं। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, ठीक है, +1 और -1। अब O पॉजिटिव और O, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज, देख लो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, तो स्टेरिक नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 प्लस लोन पेयर 1, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई इसकी भी। और बोरोन के अब क्या है हाइब्रिडाइजेशन, अब sp3 है, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 0 लोन पेयर है। बोरोन के पास लोन पेयर नहीं है ना, पहले खाली ऑर्बिटल था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में है, लोन पेयर नहीं है इसके पास, पहले इलेक्ट्रॉन की कमी थी, है ना। बोरॉन फैमिली के जब भी 4 बॉन्ड बनाते हैं तो -1 फॉर्मल चार्ज होता है और कोई लोन पेयर नहीं होता। दोनों चीज ध्यान रखना, बार बार यूज करेंगे हम इसको। जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाए सबको इकट्ठा करते चले जाओ, फाइनल डे में सारी इंफॉर्मेशन कभी भी यूज हो सकती है, यही गेम है, दिस इज द स्ट्रेटजी। तो 4 हो गया। तो बच्चों ये हो गया आपका। अब O और O पॉजिटिव, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, O पॉजिटिव या O, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, सेम हाइब्रिडेशन स्टेट होते हुए, और O पॉजिटिव, अभी मैं बताया था, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द फॉर्मल चार्ज, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी होगी, पॉजिटिव होते हैं तो शेड पर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, सीधी बात है वो बाय डेफिनेशन। तो ये OH है और ये पानी वाला O पॉजिटिव है, तो O पॉजिटिव से H पॉजिटिव आयन आसानी से फायर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ गया ना। O पॉजिटिव और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.4 लेते थे हम लोग, ये 1.4 से ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन की तो 2.1 ही है, ऑक्सीजन की 3.5 से थोड़ी ज्यादा ले लो, अगर इसकी 3.5 ले रहे हो तो इसकी ज्यादा होगी, तो डिफरेंस ज्यादा हो गया, ज्यादा पोलर बॉन्ड, तो यही टूटेगा लॉजिकली, यस और नो, यही टूटेगा लॉजिकली। इसी तरह आगे आपको ये भी चीज होगी, N पॉजिटिव है और N है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मान लो दोनों sp3 है, सेम हाइब्रिडेशन स्टेट में है, ये ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ज्यादा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दूसरे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। तो ये क्या फायर करेगा बताओ मुझे, ये
आपको पानी वाला H पॉजिटिव फायर करेगा। पानी वाला H पॉजिटिव फायर करेगा तो क्या हो गया, बी के ऊपर नेगेटिव, OH ये पानी से आया है, बाकी OH खुद वाले थे, और ये H आयन भी पानी वाला ही गया है, BOH4 नेगेटिव हो गया और H आयन फ्रॉम वाटर। तो कुल मिलाकर इसने, बोरिक एसिड ने पानी के कंधों पे रख के बंदूक चलाई कि पानी बेटा तू एक OH दे दे और तेरा एक H पॉजिटिव तेरे ही सॉल्यूशन में मैं अवेलेबल करवा देता हूं, पर मेरी वजह से हुआ इसलिए मैं एसिड हूं, मैं एसिडिक नेचर क्रिएट कर रहा हूं, तू तो न्यूट्रल था पानी, तो इसलिए एसिड मैं कहलाऊंगा, पर H आयन तेरा होगा। इस बॉन्डिंग लेवल से आप बड़े प्यार से समझ सकते हो हाउ इट इज, व्हाई इट इज। तो मैं बोलूं कि बोरिक एसिड लेविस एसिड है, जी हाँ ट्रू। बोरिक एसिड खुद अपना H आयन दे रहा है, मोनोप्रोटिक एसिड है, खुद अपना प्रोटॉन दे रहा है, नहीं जी पानी का दे रहा है। इसका एन फैक्टर 1 है, बेसिसिटी 1 है, जी हाँ। एक H आयन फर्निश करके एक OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, एक OH नेगेटिव एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिसिटी इसकी 1 है, क्योंकि खुद का H आयन नहीं दे रहा तो प्रोटिक एसिड नहीं बोलेंगे इसको, दैट्स ऑल। तो इसके बारे में हम पहले डायरेक्टली, अब बॉन्डिंग लेवल पे प्रॉपर डिस्कशन हो गया इस चीज का, पहले हम डायरेक्टली यूज कर रहे थे, दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि बताओ, एल्यूमिनियम ऑक्सलेट है ना, ऑक्सलेट क्या होता है, C2O4-2 रटा हुआ होना चाहिए, इसको OX-2 भी लिख देते हैं ऑक्सलेट को ना, CO नेगेटिव CO नेगेटिव, पूरे स्ट्रक्चर से आप देखो तो कैसे भी लिखो ऑक्सलेट को, ऑक्सलेट रटा हुआ होना चाहिए, C2O4-2। देखो एल्यूमिनियम ऑक्सलेट है, मैं बोलूं 5H2C2O4 है, तो बताओ एसिड के रूप में इसका एन फैक्टर कितना होगा। एक इसका पूरा मॉलिक्यूल, इसका, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्सलेट सोल्ट है और H2C2O4 के 5 मॉलिक्यूल भी हैं, तो इससे कितने एच आयन आ जाएंगे, 10 एच आयन आ जाएंगे, इससे तो एच आयन आएंगे नहीं, तो इसका एन फैक्टर एक्टिंग एज एसिड 10 होगा, क्योंकि एसिड वाला ही टॉपिक चल रहा है इसका, ठीक है। मैं बोलूं NaHC2O4, KHC2O4, H2C2O4, बताओ एक्टिंग एज एसिड, एसिड के रूप में काम कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा, एक्टिंग एज एसिड, यानी कि NaOH KOH किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एन फैक्टर क्या होगा, और एसिड का मैक्सिमम एन फैक्टर देते हैं बाय डिफॉल्ट, तो बताओ एन फैक्टर क्या होगा इसका। एक NaHC2O4 में एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, तो कुल मिलाकर इसका एन फैक्टर आपका 4 हो गया। मैं बोलूँ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, मोलर मास तो कोई भी निकाल लेगा, 4 पता है तो काम हो गया। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है, मोलर मास तो कोई भी निकाल लेगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो, मान लो NaOH के साथ या किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो सारे एच आयन हटकर Na पॉजिटिव आयन आ जाएंगे फाइनल प्रोडक्ट में, और एन फैक्टर ये रहेगा, राइट। मैं अब इसी को चेंज कर देता हूं, अब रिडॉक्स रिएक्शन आपका पढ़ा हुआ है, तो अब मुझे जल्दी से एन फैक्टर बताना, आप बता पाओगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। इस बार एन फैक्टर बताना, एक ही केमिकल स्पीशीज के अलग अलग रिएक्शन में एन फैक्टर अलग अलग हो सकता है, केमिकल स्पीशीज में यही रखता हूं। इस बार इसकी रिएक्शन करवाता हूं मैं K2Cr2O7 एसिडिफाइड, और यहाँ पे मैं करवाता हूं KMnO4 एसिडिफाइड करिए। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो तो आप खुद ही बता दोगे, जो इंफॉर्मेशन हमने पहले डिस्कस की थी उसी से ही। मुझे एन फैक्टर बताओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K1O4 K2Cr2O7, बताओ एसिडिक मीडियम में K1O4 का एन फैक्टर कितना होता है, जल्दी बताओ। 5। 5, क्योंकि वो Mn+7 है, इधर Mn+2 में चला जाता है, Mn+2। अगर ये एसिडिक मीडियम H2SO4 है, एसिडिक मीडियम H2SO4 है, तो वो Mn+2 किस में चला जाएगा, सल्फेट में चला जाएगा, यस और नो। ये तो हो गया, और पोटासियम है वो भी बैलेंस करेंगे तो K2SO4 की फॉर्म में रहेगा, इस वाला पोटासियम, ये सोडियम भी Na2SO4 की फॉर्म में रहेगा, वो छोड़ दो, वो ज्यादा काम के नहीं है। बताओ इनमें सब में कार्बन किस में है, ऑक्सलेट और ऑक्सलिक एसिड में कार्बन किस में होता है, आंखें बंद करके +3 में,
तो यहाँ पे कार्बन किस में चला जाता है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट। एक नोट लिखवाया था मैंने आपको कि ऑक्सैलिक एसिड और एनी ऑक्सलेट ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 KMnO4 it goes to CO2 in the product। तो +3 से ऑक्सलेट या ऑक्सैलिक एसिड +4 में चला जाता है। यहाँ पर ये रेड्यूसिंग एजेंट है, पूरा का पूरा ये रेड्यूसिंग एजेंट है, पूरा का पूरा ये रेड्यूसिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडाइजिंग इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। तो अब इसका एन फैक्टर कितना होगा बताओ। अब इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन यूज होने लगेगी रिडॉक्स रिएक्शन में। बताओ, एक कार्बन +3 से +4 जा रहा है, कितने कार्बन है वो उसके सब के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, बाकी कोई एलिमेंट तो है ही नहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हिस्सा। ठीक है, यहां पर K2Cr2 Cr+3 में जाता है ना ग्रीन कलर में, तो क्या हो जाएगा, Cr सल्फ्यूरिक एसिड है तो +3 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। एल्यूमिनियम है तो Al2 भी सल्फ्यूरिक एसिड में SO4 थ्राइस में चला जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। ऑक्सीलेट किस में जाएगा, CO2+4 में जाएगा, यहाँ और यहाँ, ये पता है ऑक्सैलिक एसिड हरदम और ऑक्सीलेट हरदम CO2 में जाता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए बच्चों, 6 कार्बन इधर हो गए। यहाँ पे कितने कार्बन हो गए बताओ, 10 कार्बन इधर हो गए ना, 5 ऑक्सैलिक एसिड में, 10 कार्बन इधर और 6 कार्बन इधर, 16 कार्बन +3 से +4 जा रहे हैं। तो एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 16 कार्बन यानी कि पूरे इस यूनिट ने 16 इलेक्ट्रॉन लॉस किए 16 कार्बन की वजह से, एन फैक्टर 16 होगा। इस बार इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका तो एन फैक्टर सबको रटा हुआ है 6 होता है K2Cr2O7 का ना, क्योंकि क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है। 1000 बार रिपीट हो चुकी है ये चीज तो, K2Cr2O7 KMnO4 का। इधर बताओ, 2 कार्बन इधर हो गए, 2 कार्बन इधर हो गए 4, और 2 कार्बन इधर हो गए 6। तो 6 कार्बन +3 से +4, एक कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया +3 से +4 जाने में, तो 6 कार्बन ने 6। तो इसका इक्विवेलेंट वेट इस बार m तो निकाल ही लोगे, डिवाइड बाय 6 कर देना। इसका इक्विवेलेंट वेट इस बार m तो निकाल ही लोगे, डिवाइड बाय 16 कर देना। तो सेम का एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन तो रिडॉक्स रिएक्शन में लगाओ, इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन तो रिडॉक्स रिएक्शन में लगाओगे, यहां नहीं लगाने वाले आप, राइट। इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन तो रिडॉक्स रिएक्शन में लगाओगे आप। ओके बच्चों, मैं आपसे बोलूं CO2, अब बताना जरा, NaOH Na2CO3 बनाएगा +H2 और निकल जाएगा, बैलेंस करूंगा तो ये हो जाएगा 2 सोडियम है। मैं बोलूं SO3 प्लस NaOH, तो सोडियम सल्फेट बनाएगा +H2, बैलेंस करूंगा तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा। मैं बोलूं SO2 प्लस KOH या NaOH कुछ भी ले लो बेस के साथ, एक K2SO4 बनेगा और आपका एक H2O बन जाएगा। ठीक है जी, मैं बोलूं व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ दिस, ये सारे के सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब आर्सेनियस एसिड तो नहीं है, क्योंकि इनके फॉर्मूला में H और पानी में डालने पर अपना हाइड्रोजन है ही नहीं, तो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में कैसे फर्निश करेंगे। तो आर्सेनियस एसिड तो नहीं है, पर एसिड तो है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, दिस इज बेस, और ये एसिडिक ऑक्साइड एसिड तो है। पर आर्सेनियस कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है एसिड बेस की, उसके परव्यू में नहीं आते, वो बात अलग है। और भी तो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस को डिफाइन करने वाले, ये तीनों के तीनों लिविस एसिड है। इनफैक्ट हम लोग देखेंगे ऑल 3 आर लिविस एसिड्स, वी विल स्टडी लेटर ऑन। ठीक है, लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस के अनुसार एसिड है। ओके, ये तीनों NaOH बेस है। तो हम फर्स्ट डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते आप मजबूरी में, क्योंकि नंबर ऑफ HIN फर्निश बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड वाला तो फंडा लगेगा ही नहीं। पर सेकंड डेफिनेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, इसलिए सेकंड डेफिनेशन बताई, एक मॉलिक्यूल एसिड कितने OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यहाँ 2 NaOH में 2 H आयन, तो CO2 का एन फैक्टर 2 होगा। एक SO3 2 NaOH में 2 H आयन, एन फैक्टर 2 होगा। एक SO2 का मॉलिक्यूल 2 KOH से 2 OH आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा।
इस तरह आप एन फैक्टर देख सकते हो। दिस वे यू कैन सी द एन फैक्टर। तो सेकंड डेफिनेशन एन फैक्टर की जरूरी है। सेकंड डेफिनेशन ऑफ एन फैक्टर इज यूजफुल। वैसे मुझे बताओ, CO2 को पानी में मिला दो तो क्या हो जाता है? H2CO3, और उसी का ही तो सोल्ट होता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, उसी के तो सोल्ट होते हैं कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ कार्बोनेट ही तो बना है। CO2 को रिएक्ट करवाओ बेस के साथ या कार्बोनिक एसिड को रिएक्ट करवाओ, एक ही बात है। एक्वा सॉल्यूशन में तो CO2 कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। SO2 को पानी में डालो, तुरंत सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और सल्फ्यूरस एसिड से तो बनते हैं सोल्ट सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। इस तरह कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, SO3 -2 HSO3 -1 सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट। SO3 को पानी में डालोगे तो क्या बन गया? H2SO4 बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी चेंज हो रही है सेंटर में। ऑक्साइड में भी +4 और सल्फ्यूरस एसिड में +4। यहाँ सल्फाइड बाइसल्फाइड में भी सब में +4, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट में भी सब में +4। यहाँ सल्फर +6, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6, इसी के ही तो सोल्ट होते हैं सल्फेट एंड बाइसल्फेट। बाइसल्फेट को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो। यहाँ पे भी सल्फर +6 में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। एसिड बेस रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, उनके कोरोस्पोंडिंग ऑक्सी एसिड बन के पानी में डालते हैं। या फिर H2CO3 का अनहाइड्राइड CO2 है, H2SO3 से पानी निकालते हैं तो इसका अनहाइड्राइड SO2 है, H2SO4 का अनहाइड्राइड SO3 है, ऐसे भी बोल सकते हो अदर में। तो जो सॉल्ट H2CO3 बनाएगा कार्बोनेट, वही CO2 बनाएगा जो H2SO4। तो SO2 किसके करस्पॉन्डिंग है? सल्फ्यूरस एसिड। SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 कार्बोनिक एसिड। ये जरा आप ध्यान रखें, ये बार बार काम आता रहेगा, तो इनकी रिएक्शन आप खुद लिख सकते हो। ऑक्साइड के करस्पॉन्डिंग बेस। तो इस तरह यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन लगाओगे, इसका भी एन फैक्टर मैक्सिमम 2 होगा, 2H आयन, इसका भी एन फैक्टर 2 होगा, इसका भी 2 होगा एन फैक्टर, और इनके कोरोस्पोंडिंग ऑक्साइड का भी 2 है, वो देख सकते हो। सेकंड डेफिनेशन आप देख सकते हो ऑक्साइड के लिए, नॉट ए प्रॉब्लम। तो इस तरह आप लोग एन फैक्टर निकालें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जल्दी से। मैं बोलूंगा H2SO4 ने किसी के साथ रिएक्शन करवाई, NaHSO4 बनाया। H2SO4 ने किसी के साथ रिएक्शन करवाई, Na2SO4 बनाया। H2SO4 ने किसी के साथ रिएक्शन की और Na3HSO4 ट्वाइस बनाया। इसने किसी के साथ रिएक्शन की, Na2SO3 बनाया। इसी ने किसी के साथ रिएक्शन की, NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ये सब बनाया। तो बताओ H2SO4 का एन फैक्टर किसके साथ रिएक्शन की? रिडॉक्स की, नॉन रिडॉक्स की, वो अलग बात है, और सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, तो खुद सोचना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दैट मस्ट अराइज इन योर माइंड इज वेदर द रिएक्शन रिडॉक्स और नॉन रिडॉक्स। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, नहीं आप मिस्टेक करने वाले हैं। H2SO4 में सल्फर +6 में है, यहाँ पर भी सल्फर +6 में है। ये भी सल्फेट है, वो ऊपर वाला बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट था सोडियम का, ये भी सल्फेट है, सब पे सल्फर, लेकिन ये सल्फाइट है, बाइसल्फाइट है, तो यहाँ पे सल्फर +4 में। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई भी बच्चा निकाल सकता है, इट इज डैमेजिंग थिंग नाउ एटलीस्ट। तो H2SO4 का इन्फेक्टर निकालना है, पर लिख दे एरो के ऊपर, पर निकाले H2SO4 का। तो ये तीनों तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, पहले आपको सोचना होगा। एसिड बेस रिएक्शन है, तो यहाँ पे तो एसिड का इन्फेक्टर नंबर ऑफ H आयन फर्निश या नंबर ऑफ OH आयन रिएक्टेड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ H आयन फर्निश वाली डेफिनेशन लगा दोगे जो एसिड की नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में, तो आपका क्वेश्चन सरासर गलत हो जाएगा। आपको लगाना है रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर एटम पर आयन पर मॉलिक्यूल। यहाँ H2SO4 मॉलिक्यूल है, तो पर मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेड्यूस हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए H2SO4 के। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन मैक्सिमम लिखेंगे, वो तो है नहीं, है ना। कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन हमें पता ही नहीं, क्योंकि H2SO4 +6 से +4 रेड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लास्ट दो रिएक्शन में, जिसमें सल्फाइड बाइसल्फाइड बन रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं रखा, कैसे बैलेंसिंग कर सकते हैं?
तो देखो इसमें तो मजाक है, H2SO4 का एन फैक्टर, एक एचायन गया, एक एचायन अभी भी सलामत है बाई सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट में, यहाँ पे दोनों के दोनों एचायन चले गए तो एन फैक्टर 2। यहाँ पे बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन, थर्ड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट वन। एवरेज एवरेज जो वर्ड यूज करते थे, एवरेज कितने एचाइन फर्निश किए ऑन एन एवरेज पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, वो वाला फंडा यूज होगा, एवरेज वर्ड की इज्जत करो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो दो सल्फेट है तो दो H2SO4 रिएक्ट किए होंगे। मैं थर्ड के लिए बात करता हूँ। दो H2SO4 रिएक्ट किए होंगे, किसके साथ रिएक्ट किए होंगे? ऑब्वियसली NaOH के साथ रिएक्ट किए होंगे यार, और 3 NaOH क्योंकि Na3 है इधर, तो क्या बन गया होगा? Na3HSO4 ट्वाइस, 3 NaOH से 3 H2O निकल गए होंगे। ये कहानी होगी बैलेंसिंग करने पर, ठीक है। ये बैलेंसिंग पे कहानी होगी। तो अब बैलेंसिंग कर ली तो इनफैक्टर इजी हो जाता है। दो H2SO4 के मॉलिक्यूल, सेकंड डेफिनेशन यूज कर रहा हूं, पर मॉलिक्यूल कितने OH रिएक्ट हो रहे हैं, बैलेंसिंग हो गई तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, वही डेफिनेशन यूज कर लो। फिर फर्स्ट भी यूज करेंगे, दो मॉलिक्यूल एसिड के 3 OH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बैलेंसिंग से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो पर मॉलिक्यूल कितना हो गया? दो मॉलिक्यूल 3 OH के साथ, तो एक मॉलिक्यूल 3/2, तो एन फैक्टर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, यहाँ पे एन फैक्टर 3/2 है सेकंड डेफिनेशन के अनुसार। आप बोलोगे सर मुझे नहीं पता सेकंड डेफिनेशन, मुझे तो फर्स्ट डेफिनेशन से ही करना है कि पर मॉलिक्यूल एसिड कितने एचाइन फर्निश कर रहा है। तो भाई यहाँ पे दो सल्फेट है, तो दो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल तो रिएक्ट होंगे, बेस बेस गया बाहर में, तो क्या करेंगे भाई साहब? यानी कि वी आर लीस्ट बोदर्ड, है ना, बेस के बारे में, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो यहां पर दो H2SO4 के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है, ध्यान रखो, पर मॉलिक्यूल एवरेज निकालना है। 4 एचायन थे, एक H2SO4 में 2 एचायन, तो 4 एचायन थे। यहाँ पे दो सल्फ्यूरिक एसिड के दो सल्फेट आ गए, तो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड इधर ही है सल्फेट की फॉर्म में। 4 एचायन थे, एक एचायन अभी भी सलामत है, इधर देखो Na3H में। तो 3 एचायन दो मॉलिक्यूल ने फर्निश किए, तो एक मॉलिक्यूल ने ऑन एन एवरेज 3/2 एचायन फर्निश किए। पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड ऑन एन एवरेज कितने एचायन? एवरेज मैंने इसलिए वर्ड यूज किया था क्योंकि एवरेज ही होता है डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये तो आपका अच्छा वाला केस हो गया थर्ड। मैं फोर्थ और फिफ्थ केस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? अरे +6 से +4 जा रहा है यार दोनों में, एचायन तो देखने ही नहीं, एचायन जब आपने देख लिए तो आपका क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, और आप देखोगे आप मिस्टेक करोगे, ये बात भी पक्का है, इफ यू डोंट लिसन टू मी केयरफुली। तो +6 से +4 है यार, वो सोडियम सल्फेट हो, सोडियम बाइसल्फेट हो, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड हो, सोडियम बाइसल्फाइड हो, पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही है। तो +6 से +4, H2SO4 में एक सल्फर है, तो H2SO4 का एन फैक्टर यहाँ पे तो 3/2 आ चुका, तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई m 98 है H2SO4 का, m डिवाइड बाई 3/2 यानी कि 2m/3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 98/3, यहाँ पर एन फैक्टर ऑफ H2SO4 थर्ड रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पे +6 से +4 दो इलेक्ट्रॉन गेन किए यार, एक H2SO4 के मॉलिक्यूल का एन फैक्टर 2, यहाँ पर भी +6 से +4 दो एचायन, मत देख लेना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एबल टू अंडरस्टैंड? तो इस तरह आप कुछ स्पेशल केसेस में एन फैक्टर ऑफ एसिड देख सकते हो, एन फैक्टर ऑफ एसिड देख सकते हो। एन फैक्टर ऑफ बेस, बेस के लिए एन फैक्टर की क्या डेफिनेशन है बच्चों? बेस के लिए एन फैक्टर की क्या डेफिनेशन है? लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं। बेस का जो एन फैक्टर है दैट इज इक्वल टू एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी, हम लोग बहुत सारा बाहर का होटल का काफी स्पाइसी खाना खा लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। फिर एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉल्यूशन को हम लोग इनटेक करते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन को इनटेक करते हैं तो बच्चों एल्कलाइन और बेसिक सॉल्यूशन तो एसिडिटी खत्म हो जाती है ना। बहुत सारी आप पानी पूरी खाओ, समोसा खाओ, तो एसिडिटी होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है ना। आउटसाइड फूड इफ यू टेक, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, वो भी एक एसिडिटी है बायोलॉजिकल टर्म्स में, और यहां पर भी एक एसिडिटी है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, है ना।
बेसिसिटी, सिटी 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 है ना, CITY। एसिसिटी नहीं है, ये एसिडिटी है। तो ये पॉइंट को क्लियर कर लेना। तो ये वही एसिडिटी है जो टमी में होती है ना। तो एन फैक्टर, एसिडिटी इज एन फैक्टर ऑफ बेस। उसकी दो डेफिनेशन है, इट कैन गेट ऑफ एनी टाइम। कितने? फर्स्ट डेफिनेशन, एवरेज नंबर ऑफ, अगर आरएनएस बेस है तो ना, नहीं तो सेकंड डेफिनेशन यूज करेंगे। आरएनएस बेस नहीं होगा तो जिसके पास OH नहीं होगा तो एवरेज नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्साइल आयन फर्निस्ड। कितने OH आयन है वो मतलब नहीं रखता, कितने फर्निश किए वो मतलब रखता है, वही एसिडिटी होती है। एवरेज नंबर ऑफ OH आयन फर्निस्ड, एवरेज वर्ड की इज्जत करना, फर्निश बाय वन मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल और पर यूनिट ऑफ बेस। ये फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन भी यूज होगी, बेसिक ऑक्साइड के लिए यूज होगी, है ना। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। और बीच के जो होते हैं कुछ मेटल, नॉन मेटल के, जो ज्यादा अच्छे मेटल नहीं है, ज्यादा तगड़े नॉन मेटल भी नहीं है, बीच के हैं, जैसे सेमी मेटल हो गए, मेटलॉइड हो गए, और दूसरे भी जिनमें मेटेलिक करेक्टर कम है, उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक भी होते हैं। ऑक्साइड चार तरह के हैं, एसिडिक जो बेस के साथ एनओएच के साथ रिएक्ट करें, बेसिक जो एसिड HCl या कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, एम्फोटेरिक जो दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएं, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी। जैसे बेरिलियम, एस ब्लॉक में सिर्फ बेरिलियम, उसी का ही ऑक्साइड और उसी का ही